Hello everyone, welcome to Vajram and Ravi. In today's session of podcast, we have with us rank 629. When we are talking about this rank, it is not just an effort of a year. It is the grit, determination of 3 years of not giving up and coming out shining. We have with us today Ranjana Singh Sengar to tell us more about her journey, what it came up with and how it can also help you. Welcome to the podcast. We are so happy and glad to have you here. Thank you, ma'am. How are you feeling? Ma'am, I'm feeling very good because now, after maybe 3-4 years of preparation, I have got my name in the list. So it is a very good feeling. रंजना, जब हम तैयारी शुरू करते हैं, when we decide कि ठीक है अब ये करना है, तो एक सडन मोमेंट था वो आपके लिए कि इस मोमेंट पे आज डिसाइड किया कि नहीं अब तो यूपीएससी ही करना है, या फिर एक ग्रेजुअल स्लो रियलाइजेशन था? तो मतलब ट्रिगर क्या था? स्लो रियलाइजेशन था या वन सडन ड्रॉप मोमेंट था कि नहीं करना है आज? मैम, मेरे लिए तो सडन मोमेंट नहीं था, थोड़ा सा बचपन से ही था क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते थे, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, कि ये एक दिन कलेक्टर बनेगी। बट फिर मैंने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने ब्लैक रॉक में जॉब भी ज्वाइन की। तो जब मैं वहाँ जॉब कर रही थी, जॉब अच्छी थी, काम भी अच्छा था, बट फिर लगा कि नहीं, कुछ तो और बढ़ के आगे करना है, देश के लिए करना है। तो वहाँ से थोड़ा मेरा खुद का थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर घर वालों से भी बातचीत की क्योंकि जॉब बहुत अच्छी पेइंग थी, तो ठीक है, पापा से भी बात की कि नहीं, मैं छोड़ना चाहती हूँ और सिविल सर्विसेज में आना चाहती हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है, बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्टेड मी कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर लोगी तो तुम कर लोगी। तो जो भी तुम डिसीजन लोगी, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है. दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग टू हैव एज अ सपोर्ट, बिकॉज यूपीएससी एज अ जर्नी, यस आप उसके मेन बियरर हैं, बट एट द सेम टाइम आपका परिवार, आपके दोस्त जो हैं वो साथ में लगे रहते हैं, और स्टार्टिंग से ही इतना पॉजिटिव वो रिस्पॉन्स हो, तो आई एम श्योर कि मन करता है, खुद को मोटिवेशन मिलता है. सो डेफिनेटली ग्रेजुअल रियलाइजेशन था जैसा आपने कहा. एंड वंस यू डिसाइडेड कि अब यूपीएससी करना है, तो ऐसा सोचा था कि मतलब 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, रिजल्ट में, ऐसा मैनिफेस्टेशन था? मतलब सोचा हुआ था, अपनी डेस्क पे कोई नंबर लगाया हुआ था? मैम, जैसे सभी आईआईटियंस का होता है कि उनको लगता है कि नहीं, वो तो आएँगे और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, तो काइंड ऑफ वो चीज़ मेरे साथ भी थी। और ये भी था कि लगता था कि मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं और मैंने थोड़ा बहुत, मेरी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में एमटेक है, तो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी भी थी, तो इट वाज़ लाइक नो, आई एम एबल टू हैंडल इवन ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट, सो I can even start by myself by self study only. So I started on my own everything, like on the internet we get topper videos and we can also have a list of books कि कौन सी प्रिपेयर करनी है, तो मैंने उनसे पढ़ना भी शुरू कर दिया खुद से ही, और एक अटेम्प्ट भी दिया खुद से ही। सारे मतलब जो भी एनसीईआरटीज हमें लगता है रिक्वायर्ड है, लक्ष्मीकांत रिक्वायर्ड है और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह रिक्वायर्ड है, बट फिर जब प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो लगा नहीं, यूपीएससी तो अभी कुछ और भी मांगती है। नहीं, a lot of like engineers turn towards यूपीएससी एंड अदर करियर्स ऑल्सो. जैसे कहते हैं कि जब इंजीनियरिंग कर ली तब समझ में आया अब करना क्या है. तो यस, दैट हैज बीन. बट यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सेल्फ स्टडी की कोशिश की एंड यू हैड द कॉन्फिडेंस कि आप कर लोगे. Yes, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी थे, आपको बुक्स भी समझ में आ गई, आपने कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी सब देख लिया. बट व्हाट ब्रॉट यू टू क्लासरूम प्रोग्राम? बिकॉज कोई तो रीजन होगा. एक तो आपने बताया कि समझ में आया कि यूपीएससी डिमांड्स मोर, तो इस मोर में क्लासरूम प्रोग्राम ने क्या फिलअप किया, क्या आपको दिया जो मोर उस वक्त वेग होगा, क्योंकि उस वक्त मोर की क्लैरिटी तो थी नहीं. तो क्लासरूम प्रोग्राम में क्या मिला?
Actually, ma'am, for me it was not vague because I was very sure about two subjects. One was geography and other was history. मुझे geography क्योंकि it's very technical and it's very conceptual, तो मुझे लगता था कि अगर ये चीज़ मुझे कोई पढ़ाएगा तो समझ में आएगी, क्योंकि concepts मुझे तो काफ़ी technical लगते हैं. तो first reason for coming to classroom was geography. सेकेंड वॉज हिस्ट्री, क्योंकि मतलब आप पढ़ लेते हैं, आपको स्टोरी लाइन भी समझ में आती है, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है. राइट. तो लगा फिर इन दैट टाइम इन माय माइंड वाज कि अगर कोई ये मुझे बता दे क्लास में बोल के, तो शायद ये मेरे दिमाग में ज़्यादा फिट हो जाए. तो दीज टू सब्जेक्ट्स वर द पुश टू ब्रिंग मी टू क्लासरूम प्रोग्राम. एंड क्या क्लासरूम में आके ये फुलफिल हुआ? Ma'am, to a certain extent, yes. For geography, it was very good. For history, some part it was good, some part there were lacunas कि हाँ ठीक है, वहाँ लगा कि नहीं, एक टाइम के बाद क्लासरूम प्रोग्राम भी नहीं हेल्प करता, आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी होती है. तो ये रियलाइजेशन थी. ऑफ कोर्स, मतलब ये सब कॉम्बिनेशन है, मतलब क्लासरूम साइलो में काम नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी शायद साइलो में काम नहीं करेगी, बट कंबाइन इट एट वन प्लेस और आपका सारा एफिशिएंसी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा. नाउ रंजना, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, मतलब ये तो हो गया कि क्लासरूम की तरफ आप क्यों गए और क्या हुआ, बट हाउ वाज द क्लासरूम एक्सपीरियंस? बिकॉज बाकी एस्पिरेंट्स आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी हद तक उनको कंफ्यूजन रहता है कि सेल्फ स्टडी से ही कर लें या क्लासरूम कोचिंग के लिए क्यों जाना है. तो ऐसा क्या मिल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, कौन से फैक्टर्स उन्हें सोचने चाहिए? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? मैम, एक्चुअली इफ आई लुक एट माई जर्नी, तो क्योंकि आई हैड ऑलरेडी स्टडीज वंस एवरी सब्जेक्ट, तो फॉर मी इन द क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एंड इवन टू द एक्सटेंट दैट इट इज रिक्वायर्ड वाज वेरी इजी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट. करेक्ट. तो मेरे लिए वो क्लासरूम प्रोग्राम काफ़ी पॉजिटिव था कि आपने पहले से पढ़ा भी है और फिर एक बार आपने क्लास में पढ़ लिया, फिर आपने नोट्स भी बना लिए और फिर उसके बाद घर में भी जाके पढ़ा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग सॉलिडिफाइड वट एवर वॉज टॉट इन द क्लासरूम फॉर मी. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स के लिए मतलब मेरी यही सलाह होगी कि आप क्लासरूम में जब आएँ तो थोड़ा सा खुद से भी पढ़ कर आएँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं, बिकॉज एकदम ही बेसिक क्लासरूम में नहीं होता है. एक सर्टन सेट ऑफ प्रिपरेशन आपको भी करनी होती है क्लासरूम में आने से पहले. जैसे कि अभी हम क्लासरूम की बात कर रहे थे और स्टार्टिंग में तो आपने बोला कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मुझे पता था कि मुझे हेल्प चाहिए. तो ये तो पता था, बाकी ऐसे कोई और सब्जेक्ट्स थे जिनमें ब्रेक थ्रू मिला कि मतलब क्लासरूम में पढ़ लिया एकदम ग्लास क्लियर हो गया? मैम, आई वुड से कि साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज बीइंग ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट बायोलॉजी वाज ऑलरेडी डिफिकल्ट फॉर मी, सो दैट आई वुड से कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आई क्लासरूम में. और तो फिर उसके लिए जैसे फिर एनीवेज आप साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स बदलते रहते हैं, बट द बेस द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी. करेक्ट. रंजना, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे वाजराम के साथ आपने जीएस क्लासरूम प्रोग्राम अपना कंप्लीट किया. नाउ वंस क्लासरूम प्रोग्राम इज डन, प्रेपरेशन जो है इवॉल्व हो जाती है. एक फाउंडेशन जो है आपको क्लासरूम प्रोग्राम ने पूरा दे दिया, उसके बाद आपकी प्रेपरेशन इवॉल्व होना शुरू होती है अपने बेसिस पे. तो यहाँ पे किस तरीके का रिविजन आपने रखा, किस तरीके का कंसोलिडेशन रखा, आपने स्टैंडर्ड बुक्स के साथ क्या किया, उसको सप्लीमेंट किया, उसको यूज किया या नोट्स पे डिपेंडेंट रहे? तो आपका जो ये स्ट्रैटेजी था स्पेशली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लासरूम, क्योंकि वो तो सिर्फ पहला साल था क्लासरूम का, उसके बाद आपकी पूरी प्रेपरेशन इवॉल्व हुई है, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? मैम, एक्चुअली जैसे ही क्लासरूम एंड हुआ 2024 के प्रीलिम्स मेरा हो गया था. राइट. तो मेरे को टाइम इतना नहीं मिला कि पूरा मैं सोचूं कि अब इसे कैसे यूज करना है. इवन इन दैट ईयर क्योंकि इलेक्शंस की वजह से प्रीलिम्स भी आगे बढ़ गया था, तो टाइम भी बहुत कम था. तो उस वे में मतलब उस साल मेंस में मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैंने सिर्फ पढ़ रखा था, ऐसे बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग वगैरह नहीं कर रखी थी, तो मैंने ऑप्शनल और जीएस पे बराबर फोकस करने की मेरी स्ट्रैटेजी थी. तो उसमें जैसे जो भी मेरे क्लासरूम के नोट्स से थे, जिसमें मुझे लगता था कि ठीक है इसमें अगर मैं थोड़ा सा एडिशन कर लूँगी तो ये मेंस में लिखने के लिए इट वुड हेल्प मी,
तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में मैनी थिंग्स वर टॉट एंड व्हेन आई हैड गॉन थ्रू PYQs तो लगा कि नहीं ये थोड़े टॉपिक्स मिसिंग है और इनमें से मुझे खुद से करना चाहिए, तो वैसी मेरी स्ट्रैटेजी थी। अंडरस्टूड। रंजना, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं बता देती हूँ कि यू स्टार्टेड विद 23, प्रीलिम्स नहीं हो पाया। यस 24 में हमारे प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस नहीं हो पाया। यस एंड देन हम 25 में एंट्री किए, जहाँ पे रंजना ने सारी स्टेजेस क्लियर करते हुए एक वन शॉट एंड एंड गेम करते हुए लिस्ट में आपका नाम है। सो रंजना, ऐसा लग रहा है कि यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एट दैट स्टेज। जैसे कि प्रीलिम्स में क्या दिक्कत आई आपने समझा, उसको सॉल्व कर दिया। सेकेंड टाइम आपने वो प्रॉब्लम को एग्जिस्ट नहीं करने दिया। मेंस में आप बैठे, आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आई, जो चीज काम नहीं कर रही है, आपने उसको सॉल्व किया एंड मेन स्टेजेस को यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स क्या समझ में आई, दूसरा जब आप प्रॉब्लम्स बताओगे तो आप हमें साथ में सॉल्यूशंस भी बताओ कि आपको सॉल्यूशंस कहाँ से और कैसे समझ में आए। स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के स्टेज पे, क्या प्रॉब्लम समझ में आई आपको वहाँ पे? मैम प्रीलिम्स में तो ये था कि 23 का पेपर ही बहुत डिफ़िकल्ट था, तो शायद एज़ ए एस्पायरेंट मैं पहली बार ही गई हूँ और पेपर एकदम जो मैंने प्रैक्टिस किया है एकदम आउट ऑफ द वे है, तो शायद वो मैं उस अच्छे से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई। बट 24 में बट फिर भी आपकी तरफ से तो हमेशा गलतियाँ रहती ही हैं, तभी आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो। तो then when I analyzed after I failed in prelims, तो ये था कि first one was knowledge gap, कि ठीक है some things I did not know even, and the second thing was I had done PYQs, but PYQs, doing the PYQs and analyzing them and learning from them is a very different process। कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये किया कि मैंने PYQs किए तो बट उन्हें एनालाइज किया कि what topics are important for UPSC and how UPSC is framing the means the 4 options that it is giving। तो उस वे में थोड़ी ट्रिक्स में भी मैंने काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो मैंने किया कि जैसे इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है, तो ऐसे सिर्फ PYQ करने के बजाय मैंने टॉपिक्स किए कि पूरे के पूरे नेशनल पार्क्स कर लिए, वेटलैंड्स देख लिया कि कौन कौन से हैं, न्यू कौन से हैं, और उसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट है तो उसके बारे में देख लिया। जैसे हिस्ट्री में कर लिया कि जो भी इंटेंजिबल साइट्स वगैरह हैं, तो ये जो रैंडम टॉपिक्स जिसमें UPSC इंटरेस्टेड है उस पे मैंने ध्यान दिया। राइट, ये थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज था 2024 के। अब बढ़ते हैं मेंस की तरफ कि Yes, मेंस में क्या प्रॉब्लम समझ में आई और क्या सोल्यूशन निकाले। मैम मेंस में मेरा GS का स्कोर एवरेज ही था 2024 में ही, ऑप्शनल का काफ़ी कम था, इवन ऑप्शनल इन पेपर 1। तो माय ऑप्शन इज PSIR, सो आई थॉट कि मे बी द कंटेंट आई एम राइटिंग एंड द वे आई एम राइटिंग इज नॉट गुड टू फेच मी मार्क्स, तो मैंने दोनों पे काम किया। तो एक तो मैंने ये किया कि PYQs को एनालाइज की और क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन किए फॉर PSIR। तो उसमें मैंने 2025 में PYQs बहुत ज़्यादा लिखे, पेपर 1 के और पेपर 2 के भी। पेपर 2 के एक्चुअली मेरा स्कोर वाज गुड इन दैट वन ओनली, तो इतना ज़्यादा नहीं किया, बट पेपर 1 का काफ़ी किया, तो ऑप्शनल मेरा अच्छा हो गया। और GS में बस मुझे था कि मुझे इम्प्रूव करना है फॉर सम मार्क्स। तो जैसे GS 1 में होता है कि मतलब हिस्ट्री में देयर इज वी थिंक कि थोड़ा लिवरेज कम है इंक्रीज करने का, बट इन सोसाइटी एंड जियोग्राफी वी हैव, तो उस पे मैंने सोसाइटी और जियोग्राफी में काम किया। फॉर GS 2 माय ऑप्शनल वाज PSIR, सो आई डिड नॉट डू मैनी थिंग्स। GS 3 में भी मैंने 24 वाले अटेम्प्ट में इतना फोकस नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत डायनेमिक है और इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर पाना। तो GS 3 में मैंने डेटा वगैरह काफ़ी इस बार यूज़ किया। और एक चीज़ आंसर राइटिंग में भी बदली कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप या तो समराइज करो या तो डेफिनेशन ही लिखो, तो उससे हट के मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ और चीज़ आ रहा है, जैसे कोई करंट इवेंट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि न्यूज़ में है, तो ऐसे करके लिखने की कोशिश की।
और कंक्लूजन में भी मतलब मैंने ऐसे नहीं रखा कि एकदम पहले ही प्रिपेयर कर लिया कि क्या जा लिखना है, वहीं पे कॉन्टेक्चुअली जो जो भी मैंने मतलब इंट्रो में लिखा फिर बॉडी में लिखा, तो उसके हिसाब से मैंने इस बार कंक्लूजन डाला। तो माय जीएस स्कोर देन वेंट टू अराउंड 420 दिस टाइम। वेरी नाइस। या बहुत अच्छा है ये रंजना, अपनी गलतियों को समझ लेना और उनको वहीं पे ठीक कर देना, और उसका रिजल्ट ऐसे ही बहुत अच्छा सुंदर हमें देखने को मिलता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए डायरेक्टली कि अपनी वीकनेसेस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ्स तो एग्जिस्ट करेंगी, उनको आप जाने मत दीजिए, बट वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके काम कीजिए। अभी जब मेंस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मेंस का सबसे बड़ा फाउंडेशन जो है वो आंसर राइटिंग है। बी इट जीएस बी इट ऑप्शनल, आंसर राइटिंग के बिना कुछ नहीं है। बट अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स इसको मतलब टिल दी एंड तक काफी लाइटली लेते हैं। परसेप्शन ही कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। व्हेन डिड यू स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैड? क्लासरूम से कितना एसोसिएटेड था आंसर राइटिंग? क्लासरूम के लेवल पे आपने स्टार्ट कर दिया था या लेटर किया? आंसर राइटिंग को कैसे टैकल किया? मैम एक्चुअली आई वुड से कि आई वॉज वेरी मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट आंसर राइटिंग। तो जब मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही थी, तो जैसे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कि नहीं, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैंने उस टाइम ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी, जो कि मुझे आज लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो मतलब मेरा टेक यही है कि जब तक आपको क्वेश्चन को देखकर यू आर नॉट गेटिंग इवन 4-5 पॉइंट्स और इवन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन राइटिंग द आंसर। तो देन व्हेन आई ज्वाइन क्लासरूम, तो उस टाइम मेरी, क्योंकि क्लासरूम टेक्स टाइम ऑल्सो, यू कम टू द कोचिंग, देन वॉट एवर यू स्टडी यू रिवाइज। तो आई डिड नॉट गेट मच टाइम फॉर आंसर राइटिंग दैट ईयर। वेरी लिटिल फॉर सम क्वेश्चंस आई वुड हैव डन, बट नॉट दैट। आफ्टर prelims I had done answer writing for first mains, but even then when you give mains for the first time, it feels like there is so much to cover and we do not know. Then there are these new subjects, internal, not new subjects, but you have not touched it that way. correct. तो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, तो उस टाइम तो मतलब यही रहता है कि माई स्ट्रेटजी वॉज टू गेट टू माई सेल्फ इन ए पोजिशन कि ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो 4-5 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड 4 पॉइंट्स नेगेटिव के सिचुएशन में मैं हूँ। तो इतनी ज़्यादा नहीं की थी। सेक्शनल में जैसे मैंने पूरा पेपर नहीं लिखा था, जो जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे या मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है वो लिखती थी मैं। और FLT भी 1-1 ही किया होगा। ऑप्शनल में भी मैक्सिमम 3-3 लिखा होगा। In this attempt I wrote more. For GS it was like that only कि sectional लिख लिया and then FLT लिख ली। For optional I did daily answer writing like 5 question. It was part of my crash course also। तो optional के लिए daily लिखा मैंने और बहुत religiously लिखा। तो optional के लिए वो था, और फिर optional के लिए मैंने test series भी ली थी, तो उसके भी answers मैंने लिखे थे। तो आंसर राइटिंग क्वालिटेटिवली स्टार्ट करना है, क्वांटिटेटिवली स्टार्ट नहीं करना है कि मतलब हमने प्रेपरेशन में एंटर किया और हम आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दे। वंस वी हैव डिस्कस्ड प्रीलिम्स और मेंस, तो अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेज। देयर इज अ परसेप्शन विद द एस्पिरेंट्स कि ओके प्रीलिम्स मेंस इज डन तो इंटरव्यू हो जाएगा, और फिर दूसरा सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स है जिनको लगता है कि मॉक्स लाइक एक दूसरा सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स है जिनको लगता है कि इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हार्श होता है, एकदम बेर आप होते हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो पहले तो ये बताओ कि तुम्हें इंटरव्यू कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड द इंटरव्यू? वाज इट हार्श और यू फेल्ट कि हो जाएगा और हो गया? मैम मतलब मुझे ऐसे एकदम हार्श तो नहीं लगता था, बट ये जरूर लगता था कि दिस स्टेज इज ऑल्सो डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेजेस। तो मतलब this time you are going as a person. Till now you were writing, you were behind the scenes. Correct.
तो ऐसे था कि ठीक है, तो आपको फिर अपने कम्युनिकेशन पे हम्म, ध्यान देना है, द वे यू आर इंटरेक्टिंग विद करेक्ट। समवन उस पे ध्यान देना है, हम्म, और एट द सेम टाइम आपका जो भी आप बात कर रहे हैं हम्म, उसके नॉलेज बेस भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बात कर हम्म, पाएंगे। तो मेरा तो यही टेक था कि पहले जो भी मैंने डैफ पे लिखा है हम्म, उसको प्रिपेयर कर लूँ, फिर हाउ आई एम प्रेजेंटिंग दैट इन फ्रंट ऑफ द पैनल उस पे वर्क करूँ। तो मेरा तो सिंपल यही प्रोसेस था इंटरव्यू का। राइट। अभी ये जो डैफ मेंशन किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होना जरूरी है कि इंटरव्यू का प्रोसेस डैफ से ही शुरू हो जाता है, यस। एंड काफी हद तक, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे डैफ पे ही सेंटर्ड होता है। आपके क्वेश्चंस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो उसके इन एंड अराउंड ही रहेगी। तो यहाँ पे डैफ में अगर कोई एस्पिरेंट डैफ भर रहा है तो उसे कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स जो है उसे सोचने चाहिए, एंड हाउ वाज द डैफ फाइलिंग एक्सपीरियंस फॉर यू? मैम, डैफ का फर्स्ट प्रिंसिपल तो मेरा ये था कि डोंट राइट एनीथिंग यू हैव नॉट डन, मीन्स करेक्ट। बी completely right about it whatever you are doing, because if you go in front of the board and you have not done what you have written, तो फिर आप उनके क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो पहली चीज़ तो वो होती है। दूसरी चीज़ है कि हम बहुत कम सर्विसेज के बारे में सुनते हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हमें फिल करने की मिलती हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करें, नो अबाउट देम, इफ इट सूट्स यू, योर पर्सनालिटी, इफ इट सूट्स की वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस सिविल सर्विसेज, तो थोड़ा सा देख के भरें। और सेम थिंग गोज विद कैडर की, इन विच एरिया यू वांट टू सर्व, तो उस हिसाब से अपना कैडर वगैरह का प्रेफरेंसेस भरें। Understood. You had taken interview guidance program with Ajiram. Now, when you are in that particular program, it has multiple aspects. It is related, it helps you with DAP filing, it helps you with the mock, it helps you with personality refinement. I want to understand the experience of mock, not just how you felt, but how it made you understand कि okay, ये चीजें ठीक करनी है। जो पैनल का रिव्यू था उससे आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी, या फिर ये समझ में आएगा इसका ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो कौन सी चीजें थी? मैम, मॉक्स में लाइक हमें पता चलता है कि जैसे हम खुद में रहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं ठीक है, जैसे हमारा आई कांटेक्ट है ठीक है, बट जब फिर आप मॉक्स पे जाते हो तो आपको अलग ही चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि नो, योर आई कांटेक्ट इज़ नॉट गुड, थोड़ा सा आप तेज़ बात करें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि आप देखें कि व्हाट यू थिंक एट द एंड इन एवरी स्टेज, आई थिंक इट वुड बी लाइक कि आपका ओन कॉलिंग होना चाहिए कि ठीक है, वट एवर द रिकमेंडेशंस आर, डू यू थिंक इट इज। तो उस वे में मैंने किया कि जो भी फीडबैक्स मुझे मिले, तो अगर ऐसा लगा मुझे कि नहीं, यस, बिकॉज यू गेट द वीडियो ऑल्सो एंड यू कैन वॉच इट योरसेल्फ, राइट। तो उस वे में मैंने काम किया कि जो मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, ये मेरी तरफ से गलती है, तो उसे सुधारने की कोशिश मैंने की। राइट। अभी जैसे हमने 3 मेन स्टेजेस डिस्कस की और कैसे आपने कोशिश किया इनको ओवरकम करने के, एंड फाइनली यहाँ पे, बट अगर हम ऐसे पूरी जर्नी को देखें तो उसमें ऐसे बहुत अलग अलग पार्टीशन नहीं होता है। आपकी तरफ से बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट रहता है कि ओके, अब ये काम हो गया, अब दूसरा काम करना है। काम जो है वो स्टेज जो है बदल गई, बट द एफर्ट फ्रॉम योर एंड डज नॉट गो अवे। बट जब हम इतना एफर्ट कर रहे होते हैं रंजना, तो एक मेंटल बर्डन, मेंटल हेल्थ का कंसर्न जो है वो रहता है। तो इसको कैसे मैनेज किया? पढ़ाई के साथ हॉबीज कैसे मेंटेन की? कैसे इंश्योर किया कि ये जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कंसिस्टेंसी बनाना आसान है, बट जब आप लॉन्ग टर्म पे ऐसे फोकस करते हैं तो बर्नआउट का एक कंसर्न रहता है। तो ये कैसे हैंडल किया? मैम, मेरा तो ये रहता था कि मतलब मेरी पूरी जर्नी में क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रहा है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो मेरे आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। आई हैड अराउंड 7 आवर्स का शेड्यूल, नॉट शेड्यूल, बट आई वांटेड टू गिव द मैक्सिमम आई कैन गिव, एंड एट द सेम टाइम मेंटेनिंग माय हेल्थ, मेंटेनिंग माय मेंटल स्टेटस, एवरीथिंग। तो ये मेरा फर्स्ट रहता था कि पहले तो अपनी हेल्थ पे आप फोकस करें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी है तो आप फिर नहीं कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करें और थोड़े दिन में ब्रेक लें, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप
रेस्टोरेंट जा सकते हैं, बाहर खाना कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, ये किया। एंड थर्ड मैं ये करती थी कि घर जाती थी कुछ मतलब कुछ दिन में। ऐसे तो इंडिया में फेस्टिवल्स ही होते रहते हैं, तो वी गो होम, तो मैं घर जाती थी और रुक के आती थी थोड़े दिन की, ठीक है, देन इट ब्रेक्स माय मोनोटोनस जर्नी, तो वो मुझे हेल्प करता था। करेक्ट। मतलब यहाँ पर एस्पिरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि अब जैसे कि एक बार हम बोल चुके हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड एट द सेम टाइम आप एक बैलेंस बना के चलें बिटवीन योर हेल्थ, बिटवीन योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो हाउ यू वांट टू स्टडी, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मैराथन है, ये यस स्प्रिंट रेस तो है नहीं कि आज स्टार्ट की और 2 महीने में खत्म हो गई। अब जब हम ये प्रेपरेशन की बात करें, ये सब तो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, क्योंकि अभी आपकी मार्कशीट आएगी, सब क्लैरिटी आएगी, तो ये सब देख सकते हैं। बट जो रोज का एफर्ट, हाँ मार्कशीट मतलब जब आती है तो ये सब देख सकते हैं, बट जो रोज का एफर्ट है वो पीछे का वो बेरली दिखता है। तो यहाँ पर जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर चुके हैं और बाकी फैक्टर्स की बात कर चुके हैं, सो व्हाट डिड योर बैक एंड सीन लुक लाइक? आपका शेड्यूल, जैसे कि आपने बोला कि यू डिसाइडेड कि 7 आवर्स, नॉट स्पेसिफिकली 7 आवर्स, बट एक सर्टेन टाइम जो है मैक्सिमम मेरा पॉसिबल हो जाना, तो आपका शेड्यूल कैसा था? मैम शेड्यूल तो यही था कि मॉर्निंग में गेटिंग अप अराउंड 8 AM, उसके बाद थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखना जो भी चल रहा है। मैम मेरा ऐसा रहता था कि मैं एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूस नहीं पढ़ पाती हूँ, तो दिन के मैं 2 चलाती हूँ, इधर इट्स ऑप्शनल एंड जीएस और जीएस की 2 सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट हाफ में जैसे एक सब्जेक्ट कर लिया और पोस्ट लंच एक सब्जेक्ट कर लिया, और जैसे जैसे मेंस चल रहा है तो आपने आंसर राइटिंग किसी टाइम कर ली, तो ऐसे मेरा शेड्यूल रहता था। राइट। अभी जैसे मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट करंट अफेयर्स की, न्यूज़ पढ़ लिया। करंट अफेयर्स एक कंसिस्टेंट कंपोनेंट है, चाहे वो आप प्रीलिम्स के लिए बात कर लें, चाहे मेंस के लिए बात कर लें। करंट अफेयर्स एज अ होल, हाउ डिड यू डील विद इट फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड? मैम करंट अफेयर्स के लिए मैंने तो हमेशा न्यूज़पेपर पे रिलाई किया है। ओके। तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्योंकि उससे मुझे लगता था कि देयर आर मैनी बेनिफिट्स, वी आर गेटिंग द न्यूज़ एंड दैट न्यूज़ इज गेटिंग रिपीटेड मैनी टाइम्स, सो इट काइंड्स ऑफ सेट्स इन द माइंड, और देन इट डेवलप्स योर कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो न्यूज़पेपर पे रहता था। एंड माई ओन स्ट्रेंथ इज कि जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी है और बिकॉज इन द न्यूज़ इट्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो मेरे माइंड में वो रहता था कि जैसे अगर मैं उस टॉपिक का स्टैटिक पढ़ रही हूँ तो इट विल क्लिक माई माइंड कि ठीक है इसका कुछ करंट चल रहा था, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स वगैरह आई विल डायरेक्टली गो इन द इंटरनेट एंड सर्च कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं याद आ रहा है, तो वो मेरी करंट अफेयर की स्ट्रेटजी रहती थी। बाकी जैसे इन्वायरमेंट वगैरह है तो उनमें थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको चाहिए होता है, तो उनके लिए मैं जो ईयरली कंपाइलेशंस वगैरह आते हैं या प्रीलिम्स के पहले व्हाटएवर वी गेट, आई यूज्ड टू यूज दैट। परफेक्ट। मतलब यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है, ऐसा लग रहा है बातों से जो मुझे समझ में आया है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत क्लटर करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन रखिए और उससे स्टिक करिए और रिजल्ट तो हमारे सामने ही है। यहाँ पर वन लास्ट थिंग, जो इफ यू हैड टू गिव अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम वन एक्स एस्पिरेंट टू वन like present aspirant, what would be that message? Because all of these people now, you stand as an inspiration there. Yes, So they would want to hear things which they can keep with themselves and they're like कि yes, यहाँ पे उन्होंने किया है, हो जाता है, हम भी करेंगे, हो जाएगा. So give us one message for the aspirants and then we'll conclude. एस्पायरेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस कि इफ़ यू आर गिविंग so much to UPSC, so much time, so much of your efforts, to have confidence in yourself that you'll be able to do it. Don't question every day yourself that you won't be able to do it. Just have confidence and faith in yourself. That was very nice, short and beautiful कि अगर तुम अपने में मान रहे हो तो everything would be done. What a great journey, Ranjana. We are very happy to hear about you. And ये जो आपने चीज़ें बताई ये बहुत ही insightful थी. खासकर एस्पिरेंट्स के लिए उनको एक बहुत फ्रेशनेस देखने को मिलेगी, गिवन उनके आसपास कितनी नॉइस है,
क्योंकि जब यस अभी मैम। हम बात कर रहे थे हम उस बारे में भी बात कर रहे थे कि आसपास स्पेशली इन दिल्ली देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस, एंड अगर आप वो नॉइस हैंडल कर सकते हैं तो आपका यहाँ पे रुकना ठीक है. बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, टेलिंग द एस्पिरेंट्स. इट वाज ग्रेट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।